नमस्कार दोस्तों, मैं अखिलेश वर्मा एक बार फिर मध्यकालीन भारत की सीरीज में आपका स्वागत करता हूं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी पार्ट 2। तो भाई हमने जो है अलाउद्दीन खिलजी के उत्तर भारत अभियानों को पढ़ लिया था और उसके बाद में अब जो है हम दक्षिण भारत अभियानों की ओर गमन करते हैं। तो देखते हैं अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान। अलाउद्दीन के दक्षिण भारत अभियान। तो सबसे महत्वपूर्ण तो ये है कि अलाउद्दीन ने दक्षिण भारत अभियानों के लिए अपना सेनापति मलिक काफूर को नियुक्त किया। तो अलाउद्दीन का जो सेनापति है वो है मलिक काफूर, जिसको 1000 दीनारा भी कहा जाता है। मलिक काफूर, आपको तो पता ही है कि मलिक काफूर को जो है अलाउद्दीन के सेनापति नुसरत खान ने गुजरात अभियान से प्राप्त किया था और इसको 1000 दीनार में खरीदा था, इसलिए इसको जो है 1000 दीनारा भी कहा जाता है। तो भाई ये मलिक काफूर है जिसने दक्षिण भारत अभियान की कमान संभाली। और इस चीज की जानकारी कि दक्षिण भारत अभियान जो है मलिक काफूर के नेतृत्व में किया गया था, इसकी जानकारी हमें 3 स्रोतों से प्राप्त होती है। एक पुस्तक तो है तारीख-ए-फिरोज शाही, बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है। पूछ लेता है कि किसने लिखी है ये। तो तारीख-ए-फिरोज शाही जो है ये जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखी गई है। जियाउद्दीन बर्नी। तो एक तो ये स्रोत हो गया। दूसरा स्रोत है खजाइन उल फुतूह। ये जो है अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। अमीर खुसरो। अगली पुस्तक है फुतुह उस सलातीन। ये पुस्तक इसामी के द्वारा लिखी गई, इतिहासकार है इसामी। तो ये 3 स्रोत हैं जो हमें ये जानकारी उपलब्ध कराते हैं कि दक्षिण भारत अभियान जो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किया गया, इसका नेतृत्व मलिक काफूर के द्वारा किया गया था। तो चलते हैं हम कि दक्षिण भारत अभियान के सिलसिले में जो है आखिर क्रम क्या है और किस प्रकार से मलिक काफूर ने दक्षिण भारत को जीता। तो ये नोट कर लीजिए आप। दक्षिण भारत अभियान में सबसे पहला जो अभियान किया वो हुआ था देवगिरी का अभियान। देवगिरी अभियान। और ये किया गया था 1307-8 में। देवगिरी का राजा है रामचंद्र देव। और मलिक काफूर 1307 में रामचंद्र देव पे आक्रमण करता है। रामचंद्र देव के ऊपर आक्रमण करने के पीछे एक कारण ये है कि जब अलाउद्दीन ने गुजरात अभियान किया था तो इस दौरान गुजरात का जो राजा था, राजा रायकर्ण, वो वहां से भाग के देवगिरी में शरण ले लेता है। और जब देवगिरी में शरण मिल जाती है उसको, तो नेचुरल सी बात है कि भाई किसी राजा के द्वारा जीते गए क्षेत्र का राजा किसी दूसरे क्षेत्र में शरण लेता है तो वो भी उसका दुश्मन ही माना जाएगा। और दूसरा कारण ये है कि जो
फिरोज खिलजी था, जो जिसको क्या नाम, जलालुद्दीन जो खिलजी था, उसके समय तो देवगिरी टैक्स देता था, लेकिन रामचंद्र देव ने जलालुद्दीन खिलजी की मृत्यु के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी को टैक्स देने से मना कर दिया। तो ये दो कारण हैं जिस वजह से देवगिरी पर जो है आक्रमण करता है अलाउद्दीन खिलजी। तो भाई यहाँ पर रामचंद्र देव ये पराजित हो जाता है और मलिक काफूर इस रामचंद्र देव को भेज देता है अलाउद्दीन खिलजी के पास। हालांकि रामचंद्र देव को ये आशा रहती है कि अलाउद्दीन मुझे दंडित करेगा, लेकिन अलाउद्दीन उल्टा ही कुछ व्यवहार करता है इसके साथ और इसका स्वागत करता है, सम्मान भी देता है और दरबार में जो है इसको एक उपाधि प्रदान करता है और वो उपाधि है राय रायन की उपाधि। तो आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी देवगिरी के राजा रामचंद्र देव को किस उपाधि से सम्मानित करता है, तो राय रायन की उपाधि से सम्मानित करता है। अब इसके पश्चात जब रामचंद्र देव को ये अलाउद्दीन उसका राज्य वापस कर देता है और उसको ससम्मान देवगिरी जो है भेज देता है, तो इसके पश्चात रामचंद्र देव की जो मानसिकता है वो अलाउद्दीन के प्रति जो है अच्छी हो जाती है और आने वाले दक्षिण भारत अभियानों में वो अलाउद्दीन को आश्वस्त करता है कि मैं आपकी जो है सभी अभियानों में मदद करूंगा, दक्षिण भारत विजयी होने में आपकी मदद करूंगा। और इस प्रकार आने वाले अभियानों में रामचंद्र देव अलाउद्दीन की मदद भी करते हैं। तो भाई इस प्रकार से देवगिरी जो है ये अलाउद्दीन की झोली में आ गिरता है और रामचंद्र देव यहाँ पे टैक्स देने की भी सहमति देता है कि अब मैं टैक्स दूंगा। चलिए अब हम अगला अभियान देखते हैं। देवगिरी तो विजय प्राप्त कर ली है और दूसरा अभियान है वारंगल अभियान। दूसरा अभियान है वारंगल अभियान, ये सबसे महत्वपूर्ण है। इस अभियान में देवगिरी का राजा रामचंद्र अलाउद्दीन की मदद करता है। क्योंकि वारंगल जो है ये वर्तमान तेलंगाना है, काफी जंगलों से भरा हुआ क्षेत्र है, काफी जनजातियां यहाँ रहती हैं और यहाँ का राजा है राजा प्रताप रुद्रदेव। बहुत सारे जंगलों को पार करके मलिक काफूर जो है वारंगल पहुंचता है और यहाँ पे प्रताप रुद्रदेव के द्वारा थोड़ा सा प्रतिरोध किया जाता है, परंतु जल्द ही प्रताप रुद्रदेव समझ जाता है कि मलिक काफूर से जो युद्ध है वो आसान नहीं है और एक चिन्ह के तौर पे अपनी मूर्ति के ऊपर सोने की जंजीर, मूर्ति के ऊपर सोने की जंजीर डाल के जो है मलिक काफूर के पास भेजता है। सोने की जंजीर डालने का मतलब है कि अपने हाथ और गले में सोने की जंजीर डाल दी ताकि ये लगे कि मैंने जो है आत्मसमर्पण कर दिया है। और इस प्रकार से प्रताप रुद्रदेव मलिक काफूर के सामने जब अपनी मूर्ति भेजता है तो वो एक प्रकार का सरेंडर ही है और यहाँ पे मलिक काफूर को अकूत संपदा प्राप्त होती है। अकूत संपदा यानी खूब सारा धन और साथ ही साथ यहाँ प्राप्त होता है इनको कोहिनूर हीरा।
तो कोहिनूर हीरे की कहानी जो है यहाँ से स्टार्ट हो जाती है इतिहास में। तो भाई वारंगल जो है ये विजयी हो जाता है और वारंगल का राजा प्रताप रुद्रदेव जो है ये टैक्स देने के लिए भी राजी हो जाता है। और ये अभियान हमारा हुआ था 1309 और 10 में। तो ये दूसरा अभियान है। यहाँ पे एक शब्द आया है कोहिनूर हीरा, तो हम थोड़ा कोहिनूर हीरा के बारे में देख लेते हैं आखिर है क्या और कहाँ पे है अभी इस समय वर्तमान में। तो देखिए भाई ये कोहिनूर हीरा की जो कहानी है ये एक तो हमें इतिहास में भी मिलती है और हमारे जो है प्राचीन ग्रंथ हैं, जैसे हमारा एक महाग्रंथ है महाभारत, उसमें भी हमें देखने को मिलती है कोहिनूर हीरा की कहानी। तो जो कोहिनूर हीरा है, कोहिनूर का मतलब होता है आभा, और आदि काल में जो हमारे ग्रंथों में है, जो हमारे धार्मिक ग्रंथों में है, इस कोहिनूर को स्यामंदक मणि कहा जाता था, स्यामंदक मणि। और भगवान कृष्ण ने जो है ये मणि जामवंत की पुत्री जामवंती से प्राप्त की थी और उनको इस मणि के चक्कर में विवाह भी करना पड़ा था जामवंती से। ये जामवंत की पुत्री थी। और इसके बाद फिर हमें यही मणि जो है कोहिनूर हीरा के रूप में देखने को मिलती है, जो कि यहाँ से प्रारंभ होती है इतिहास में वारंगल अभियान से, और अलाउद्दीन खिलजी से होते होते ये जो है मुगलों के पास भी पहुंचती है। फिर अहमदनगर का एक जो वजीर होता है मीर जुमला, उसके पास पहुंचती है और फिर ये शाहजहां के द्वारा निर्मित तख्ते ताउस में भी हमें देखने को मिलती है। और इसके बाद जो ईरान का शासक था नादिर शाह, उसके द्वारा भी ये मणि जो है ले जाई जाती है ईरान। और फिर बाद में ये जो दुर्रे दुर्रानी है, जो कि ईरान के शासक का सेनापति होता है दुर्रे दुर्रानी, उसके पास भी ये मणि हमें देखने को मिलती है। और फिर उसके पोते से ये मणि आ जाती है राजा रणजीत सिंह के पास। और रणजीत सिंह से ये उसके पुत्र दिलीप सिंह, और दिलीप सिंह से जो है ये पहुंच जाती है ब्रिटेन की महारानी के पास। और वर्तमान में ये ब्रिटेन की महारानी के पास मौजूद है। तो ये हमारे जो है इस कोहिनूर हीरे की कहानी है। इसके बाद हम लोग वारंगल अभियान के पश्चात अगले अभियान की ओर आगे बढ़ते हैं। तो अगला अभियान जो है वो है द्वार समुद्र का अभियान। दक्षिण भारत का एक राजवंश है द्वार समुद्र, और यहाँ पे शासन कर रहा है बल्लाल देव तृतीय। ये बल्लाल देव होयसाल वंश से संबंधित है। हम लोग जब दक्षिण भारत के राजवंश पढ़ेंगे तब हम इन राजवंशों को पढ़ेंगे। वहां पे होयसाल वंश। मलिक काफूर द्वार समुद्र पे जो है 1310 में ही आक्रमण करता है और इस अभियान में बल्लाल देव पराजित हो जाता है और द्वार समुद्र भी मलिक काफूर जीत लेता है। और इस प्रकार से द्वार समुद्र भी कर देने के लिए राजी हो जाता है और दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बन जाता है। तो ये 3 अभियान जो है ये काफी महत्वपूर्ण है और दक्षिण भारत पर इस प्रकार से इनका नियंत्रण हो जाता है। लेकिन तभी क्या होता है कि वहां पे एक राजवंश है दक्षिण भारत में और वो है पांडव वंश।
तो पांडव वंश के उत्तराधिकार को लेके दो भाइयों में विवाद है। तो अगला हम देखते हैं माबर अभियान। माबर अभियान और माबर का जो है ये 1311 में अभियान होता है। यहाँ पे पांडव वंश का शासन है और इनकी राजधानी है मदुरई। मदुरई को मंदिरों का शहर भी कहते हैं और मां शक्ति का प्राचीनतम मंदिर जो है मीनाक्षी मंदिर, वो भी यहीं पे है। बहुत सारे मंदिर हैं यहाँ पे और सारे मंदिर द्रविड़ शैली से निर्मित हैं। खैर, तो वही यहाँ पे होयसाल ये जो माबर अभियान है ये पांड्य राजवंश के खिलाफ है। यहाँ पे दो राजकुमार हैं, एक तो है सुंदर पांड्य और एक है वीर पांड्य। मलिक काफूर सुंदर पांड्य के निमंत्रण पर इस मदुरई पर अटैक करता है और वीर पांड्य को मार देता है। सुंदर पांड्य वादा करता है कि हम हमेशा जो है आपके अधीन रहेंगे और हम आपको खूब सारा धन भी देंगे और टैक्स भी देंगे। तो इसी वजह से मलिक काफूर सुंदर पांड्य की मदद करता है और वीर पांड्य को मार के सुंदर पांड्य को वहां का राजा बना देता है मदुरई का, और मदुरई के मंदिरों को बुरी तरीके से लूटता है। यहाँ से इसको बहुत अधिक मात्रा में जो है सोना चांदी हीरे जवाहरात प्राप्त होते हैं, हीरा जवाहरात प्राप्त होते हैं और दक्षिण भारत का जो है अधिकांशता जो धन है वो अलाउद्दीन के पास पहुंच जाता है। अब होता क्या है कि माबर विजित कर लिया, देवगिरी विजित कर लिया, वारंगल विजित कर लिया और ये द्वार समुद्र को भी जीत लिया। तभी देवगिरी में एक घटना घटती है। भाई देवगिरी में एक घटना घटती है कि वहां का राजा रामचंद्र देव की मृत्यु हो जाती है। देवगिरी का जो राजा है रामचंद्र देव, इसकी मृत्यु हो जाती है और इसकी मृत्यु पश्चात इसका बेटा शंकर देव राजा बन जाता है। ये यादव वंश से संबंधित हैं, यादव हैं, ये भगवान कृष्ण का वंश है। ये तो शंकर देव राजा बन जाता है और शंकर देव अलाउद्दीन को टैक्स देने से मना कर देता है। तो मलिक काफूर को जो है मजबूर होना पड़ता है और मलिक काफूर पुनः एक बार अटैक करता है देवगिरी पे और फाइनली शंकर देव को मार के और देवगिरी को जो है ये दिल्ली सल्तनत का हिस्सा बना देता है। इस प्रकार ये हमारा दक्षिण भारत अभियान समाप्त हो जाता है और अलाउद्दीन के द्वारा उत्तर भारत और दक्षिण भारत दोनों को विजित कर लिया जाता है। और इसके बाद अलाउद्दीन अपने एक सुदृढ़ शासन की स्थापना करने के लिए कुछ पॉलिसीज तैयार करता है और उनमें एक सुरक्षा की दृष्टि से जो नीति लागू की गई थी वो थी मंगोल नीति। तो हम जो है अलाउद्दीन के चैप्टर में ही कंटिन्यू करते हैं अलाउद्दीन की मंगोल नीति। तो देखते हैं मंगोल नीति में अलाउद्दीन का क्या नजरिया रहता है और किन किन चीजों में वो जो है सुधार करता है। सबसे पहला प्रश्न तो है कि मंगोल कौन है। तो मंगोल जो है
ये मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है, बारबेरियन है, ये खतरनाक है, योद्धा होते हैं और जहाँ पे भी आक्रमण करते हैं उस क्षेत्र को पूरी तरीके से तहस नहस कर देते थे। हम लोग जब बायोग्राफी पढ़ेंगे, सारे जितने भी व्यक्तित्व रहे हैं उनमें एक व्यक्तित्व को हम पढ़ेंगे, चंगेज खान, जो जिसने कि मंगोल शक्ति का उदय किया था। तो अभी तो हम केवल नीति पे आते हैं। मंगोल नीति, मंगोल मध्य एशिया की एक बर्बर जाति है और ये भारत में उत्तर पश्चिमी सीमा क्षेत्र से आक्रमण करते थे और अलाउद्दीन के समय लगभग मंगोलों के भारत पर 7 आक्रमण हुए। अलाउद्दीन के लगभग 7 आक्रमण हुए, जिनको जो है इन्होंने विफल कर दिया था अपनी नीति के द्वारा। तो सबसे पहले तो ये जो अलाउद्दीन है, इसने उत्तर पश्चिमी सीमा पे अपने 2 सेनापति नियुक्त किए थे जो मंगोलों से निपटने में सक्षम थे। और ये 2 सेनापति थे, एक तो गाजी मलिक और दूसरा सेनापति था जफर खान, जिन्होंने मंगोलों के आक्रमण को विफल किया। दूसरा अलाउद्दीन ने क्या किया कि इसने अपनी एक राजधानी बनाई थी जिसका नाम था सीरी। क्योंकि मंगोल जो है सीधे आते थे और दिल्ली पर अटैक करते थे, तो अलाउद्दीन ने सोचा क्यों ना मैं अपनी राजधानी जो है दिल्ली से थोड़ी दूर स्थानांतरित कर दूं, केवल कहने सुनने के लिए, ताकि उनकी नज़र से, मंगोलों की नज़र से दिल्ली हट जाए और दूसरी राजधानी पर ध्यान केंद्रित हो। तो इसने सीरी में एक किला बनवाया। सीरी दिल्ली के नज़दीक है, सीरी का किला, और यहाँ पे जो है इसने अपने कुछ सैनिक जो है तैनात कर दिए और इसको राजधानी बना दिया ताकि मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाया जा सके। और इस प्रकार से इसने सीरी को अपनी राजधानी बना के मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचा लिया। तो ये थी अलाउद्दीन की मंगोल नीति। जो आज का टॉपिक है वो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा किए गए सुधार। तो देखते हैं अलाउद्दीन खिलजी ने क्या क्या सुधार किए हैं। चलिए, तो भाई हम सबसे पहले आते हैं अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो केंद्रीय प्रशासन स्थापित किया गया, उसमें क्या चीजें जो है इन्होंने ली थी। केंद्रीय प्रशासन, दिल्ली सल्तनत का अलाउद्दीन पहला ऐसा सुल्तान था जिसने जो है निरंकुश शासन स्थापित किया और शासन का केंद्रीकरण किया। और ये पहला सुल्तान है जिसने जो है उलेमा वर्ग की उपेक्षा की। उलेमा वर्ग ये बहुत ही शक्तिशाली धार्मिक वर्ग हुआ करता था, और चूंकि सल्तनत काल का जो शासन है वो कुरान और शरीयत पे आधारित था, परंतु अलाउद्दीन खिलजी ने जो है धर्म के ऊपर राज्य शक्ति का नियंत्रण स्थापित किया, यानी धर्म पर राज्य प्रशासन का नियंत्रण स्थापित करने में ये सफल रहा और इसने एक निरंकुश शासन की स्थापना की। इस प्रकार ये अपने शासन को केंद्रीकृत करने में सफल रहा। तो इस प्रकार से इसने अपने शासन को केंद्रीकृत कर लिया। दूसरा जो सुधार है इसका वो है न्यायिक सुधार। न्यायिक सुधार, क्योंकि जो न्याय है ये प्रत्येक अच्छे राज्य की एक निशानी होती है।
अगर न्याय अच्छा है तो माना जाता है कि प्रशासन भी जो है अच्छा रहेगा। तो इस अब चूंकि यहाँ पे जो न्याय विभाग है, जो न्याय विभाग है इसका सर्वोच्च जो अधिकारी है वो तो होता था सुल्तान। सर्वोच्च अधिकारी जो है वो सुल्तान होता था, सारी न्यायिक शक्ति सुल्तान में निहित होती थी। परंतु इसने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कुछ न्यायाधीशों की नियुक्ति की, जिसको कहा जाता था काजी उल कुजात। काजी उल कुजात। और इनके अधीन इसने कुछ छोटे न्यायाधीशों की नियुक्ति की, जो कि परगना लेवल पे न्याय प्रदान करते थे, जिनको कहा जाता था काजी। न्याय व्यवस्था इतनी उत्तम थी कि ईश्वरी प्रसाद जो एक इतिहासकार हैं, अलाउद्दीन के बारे में लिखते हैं कि न्याय के लिए वो भाईचारे को भी नहीं देखता था, और बिना भाईचारे के और बिना ही व्यवहार के और बिना ही पक्षपात के जो है वो न्याय करता था। यानी बड़ा ही न्यायप्रिय राजा था अलाउद्दीन खिलजी। तो ये अच्छी बात है प्रशासन की। तो इस प्रकार से जो है इसने न्याय व्यवस्था को सुदृढ़ बनाया। इसके बाद अगला जो सुधार है वो है सैन्य सुधार। ये सबसे महत्वपूर्ण है। सैन्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए इसने एक अधिकारी नियुक्त किया और उसका नाम था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक नामक एक अधिकारी नियुक्त किया जो सैन्य विभाग का प्रमुख हुआ करता था। और इसने दाग दाग व हुलिया प्रथा की भी शुरुआत की। अब देखते हैं ये दाग और हुलिया होता क्या है। तो दाग का मतलब है कोई भी साइन, कोई भी साइन। दरअसल जो घोड़े होते थे उनके ऊपर एक सील लगाने की जो है परंपरा शुरू कर दी इनने। और सील इसलिए लगाई जाती थी ताकि घोड़ों को बदला ना जा सके। युद्ध के घोड़े सामान्य घोड़ों से काफी अच्छी नस्ल के होते थे, और जो सैनिक होते थे वो कहीं ना कहीं लालच में आके युद्ध वाले जो घोड़े उनको दिए जाते थे उनको बेच देते थे। तो अलाउद्दीन ने जब इस शिकायत के बारे में सुना तो फिर उसने दाग करना चालू कर दिया घोड़े के ऊपर, ताकि सैनिक घोड़ा ना बेचे, ना अदला बदली करे। और हुलिया, हुलिया जो है ये सैनिक का लिखा जाता था। हुलिया जो है ये सैनिक का लिखा जाता था, क्योंकि सैनिक क्या करते थे कि अपने बदले में सेना में युद्ध के लिए किसी दूसरे को भेज देते थे कुछ पैसे देके। तो सैनिकों की भी अदला बदली को रोका जा सके, इसलिए एक प्रकार से ये बायोमेट्रिक है उस समय का। तो हुलिया, सैनिकों का हुलिया लिखा जाने लगा, घोड़ों को दागा जाने लगा। अच्छा, यहाँ पे जो अगर वेतन की बात करें हम, तो ये पहला सुल्तान है दिल्ली सल्तनत का जिसने जो है एक निश्चित वेतन तय किया था सैनिकों का। और यहाँ पे जो वेतन है, एक सैनिक को दिया जाने वाला वेतन था 234 टका। ये वार्षिक वेतन दिया जाता था सैनिक को, वार्षिक वेतन दिया जाता था। और जो घोड़ा होता था, घोड़े के खर्चे के लिए भी जो है कुछ निश्चित वेतन तय था। घोड़े के लिए जो है एक निश्चित राशि तय थी और वो थी 78 टका एक घोड़े के लिए। एक घोड़े रखने वाले को एक अस्पा कहा जाता था, एक अस्पा। और 2 घोड़े रखने वाले को 2 अस्पा। तो 2 घोड़े रखने पे जो है उसको 78 × 2 156 टका दिया जाता था। तो ये जो है सैन्य सुधार था। सैन्य सुधार में एक तो इनने जो विभाग था दीवाने आरिज, उसका एक अधिकारी नियुक्त किया, आरिज मुमालिक। और घोड़ों के लिए दाग प्रथा
और सैनिकों के लिए जो है हुलिया प्रथा का प्रचलन किया। वेतन निश्चित कर दिया गया। सैनिकों का वेतन 234 टका होता था और एक घोड़े के लिए 78 टका और 2 घोड़ों के लिए 156 टका दिया जाता था। एक घोड़ा रखने वाले को एक अस्पा और 2 घोड़े रखने वाले को 2 अस्पा कहा जाता था। तो ये हमारा जो है सैन्य सुधार है। इसके बाद अगला जो सुधार है वो है आर्थिक सुधार। अगला हमारा जो है वो है आर्थिक सुधार। अलाउद्दीन अपने आर्थिक सुधारों के लिए इतिहास में जाना जाता है और आर्थिक सुधार के सिलसिले में इसने सबसे पहले जो है भूमि की नाप करवाई। सबसे पहले इसने भूमि की नाप करवाई। भूमि की माप, भूमि की माप करने की जो एक प्रक्रिया थी इसको मसाहत कहा जाता था। मसाहत, ये शब्द बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मसाहत, भूमि की माप करने को मसाहत कहा जाता था। और यहाँ पे जो इन्होंने एक अधिकारी नियुक्त किया था, एक विभाग भी स्थापित किया था जिसको कहा जाता था दीवान ए मुस्तखराज। ये विभाग याद जरूर रखिएगा, कई बार पूछ लेता है कि दीवान ए मुस्तखराज किस चीज से संबंधित था। तो ये भूमि की माप कराने से संबंधित था। और यहाँ पे काफी अधिकारी नियुक्त किए थे इन्होंने जो कि भूमि की माप और जो आर्थिक स्थितियां, आर्थिक गतिविधियां हैं इन पर नजर रखते थे। जैसे एक था बरीद जो गुप्तचर विभाग का प्रमुख था। अपन आगे चल के इनको देखेंगे चीजों को। तो भाई यहाँ पे भूमि की माप कराई और भूमि की माप कराने के साथ साथ जो है इन्होंने कर भी क्या कर दिया, बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ा दिया और टैक्स कर दिया टोटल 1/2, 1/2 जो है इन्होंने टैक्स कर दिया कुल उपज का, जिसको हम रेवेन्यू कह सकते हैं। दूसरी चीज है इसने जागीरदारी व्यवस्था समाप्त कर दी। जागीरदारी व्यवस्था जो है समाप्त कर दी इसने। और जो जागीरें थी, जो जागीर थी, जागीरों की जब्ती शुरू कर दी। जागीरों की जब्ती शुरू कर दी और जागीरों की जब्ती से खालसा भूमि में वृद्धि हुई। जो खालसा भूमि थी उसमें क्या होगी, वृद्धि हो गई। खालसा भूमि मतलब राजकीय भूमि। राजकीय भूमि को ही हम लोग खालसा भूमि कहा करते थे। तो इस प्रकार से अलाउद्दीन ने जब्ती करके और राज्य की भूमि का विस्तार किया। अलाउद्दीन के समय कुछ टैक्स लिए जाते थे। इनमें से कुछ टैक्स जो है महत्वपूर्ण है। जैसे एक होता था जकात। जकात अभी देखेंगे हम कि आखिर ये जो टैक्स हैं ये किस प्रकार से ये वसूल करता था और इन टैक्स का मतलब क्या है। तो भाई एक तो हो गया जकात, एक था खराज, एक टैक्स हुआ करता था जजिया, एक था खुम्स और एक था घरी कर और एक था चरी कर। तो ये अलाउद्दीन के द्वारा लिए जाने वाले प्रमुख कर थे और ये अनिवार्य थे। तो भाई सबसे पहला तो है जकात। जकात जो है ये मुसलमानों द्वारा दिया जाने वाला, मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला एक स्वेच्छा कर था। एक स्वेच्छा कर, मुसलमान इसको अपनी इच्छा से देते थे और ये होता था कुल आमदनी का 1/10 हिस्सा। कुल आमदनी का 1/10 हिस्सा जो है ये होता था जकात। दूसरा था खराज। खराज होता था भूमि कर। भूमि कर
इसको हम रेवेन्यू कह सकते हैं, जो कुल उपज का 1/2 देना होता था, ये हिंदू और मुसलमान दोनों के द्वारा दिया जाता था। एक था जजिया। जजिया कर जो था ये गैर मुसलमानों के द्वारा दिया जाने वाला कर था। गैर मुसलमान जो होते थे, गैर मुसलमान के द्वारा दिया जाने वाला कर था, और ये गैर मुसलमान अपनी सुरक्षा के लिए मुस्लिम सुल्तानों को दिया करते थे। नेक्स्ट है खुम्स। खुम्स जो है ये सेना द्वारा लूट के माल के रूप में दिया जाता था। दरअसल जब भी कभी राज्य पे आक्रमण होता था तो सेना के द्वारा जितना भी माल लूटा जाता था उसका 4/5वां हिस्सा अलाउद्दीन वसूल करता था। दरअसल देखिए क्या है कि पहले ये 1/5 होता था सुल्तान का या राज्य का, और 4/5 होता था सेना, जो सैनिक होते थे उनका हिस्सा बनता था। लेकिन अलाउद्दीन ने इसको उल्टा कर दिया और 1/5 सेना को दिया जाने लगा और 4/5 जो है ये राज्य को दिया जाने लगा। तो सेना के द्वारा लूट के माल का जो हिस्सा होता था उसको हम खुम्स कहते थे। अगला होता था घरी कर, यानी जिस घर में रहते हैं उसका टैक्स, यानी हाउस टैक्स हम कह सकते हैं, जो आज भी लिया जाता है। हाउस टैक्स कह सकते हैं हम इसको, घरी कर। और एक कर था चरी कर। ये जो जानवर होते थे, कैटल होते थे, गाय भैंस वगैरह, गाय भैंस, तो इनको चराई के लिए जो जंगल होते थे या जो चरागाह होते थे, तो अगर जानवर हैं तो उनको उनकी जानवर की संख्या के आधार पे जो है कर देना होता था राज्य को, जिसको हम कहते थे चरी कर या ग्रेजिंग टैक्स। तो अलाउद्दीन के द्वारा ये जो है आर्थिक सुधार किए गए हैं। और इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक रहेगा वो है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण व्यवस्था। तो हम अभी इस टॉपिक पे यहीं पे विराम देते हैं। चलिए, धन्यवाद।